हेलो ट्वेल्थ क्लास। आप लोगों के अब लगभग सीबीएसई के फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम स्टार्ट होने ही वाले हैं। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इस बार से सीबीएसई ने एक नया पैटर्न स्टार्ट किया है। एग्ज़ाम दो पार्ट्स में होंगे, टर्म वन एंड टर्म टू। टर्म वन एग्ज़ाम पूरी तरीके से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। लेकिन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको कई तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि कथन कारण। सबसे जो एक न्यू चीज़ आप लोगों के लिए है, कथन और कारण, जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दे रखी होगी और उसका रीज़न दे रखा होगा। अ, ठीक है, और उसके बेस पर आपको बताना होगा कि क्या ये दोनों चीज़ें, कथन और कारण, सही हैं या नहीं है, और वो उसकी सही व्याख्या करता है या नहीं है। तो एक टाइप के ये हो गए कथन और कारण संबंधी क्वेश्चंस। एक केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपके मैच धैम भी आ सकते हैं, फिलअप्स भी आ सकते हैं। एक स्टेटमेंट दे दी होगी और ये पूछा जाएगा कि क्या ये कथन सत्य है या नहीं है। या अ, चार आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या कौन सा कथन सत्य है। तो इस तरीके से बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो ज़रूरी है कि आप इन सब तरह के क्वेश्चंस को जान लें और समझ लें, और एनसीईआरटी को पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से रीड करें, समझें, एक अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करें। तभी आप इस तरीके के सभी क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर के जितने भी पॉसिबल कथन और कारण संबंधी रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन पर आज हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको चार स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। फर्स्ट, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरी स्टेटमेंट होती है, यानी दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन होता है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। डी ऑप्शन, कथन सही है परंतु कारण गलत है। तो आपको इस तरह के जो कथन और कारण संबंधी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें आपको इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। ठीक, तो अब हम आते हैं सबसे पहले कथन, फर्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको कथन दिया गया है, अधिकतर तृतीय विश्व के देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाया। कारण, इन देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो आपको कथन यानी स्टेटमेंट दी गई है कि अधिकतर जो तीसरे विश्व के देश थे, तीसरे विश्व के देश जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकतर नव स्वतंत्र देश थे, उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाया। हम देखते हैं कि ये कथन बिल्कुल सही है, ऐसा ही हुआ था। इसका कारण दिया है कि आखिर क्यों उन्होंने अपनाया, क्योंकि इन देशों को अपना आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखनी थी, उसके साधन के रूप में इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाया। तो ये कारण भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा? कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? ए, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, शीत युद्ध किसी भी प्रकार के संघर्ष से अधिक एक वैचारिक लड़ाई थी। कारण, अमेरिका अपनी पूंजीवादी विचारधारा तथा सोवियत संघ अपनी साम्यवादी विचारधारा का परचम पूरे विश्व में लहराना चाहते थे। बिल्कुल सही है दोनों चीजें। शीत युद्ध एक किसी भी प्रकार के संघर्ष, यानी एक मामूली सी केवल एक लड़ाई या एक दूसरे को नीचा दिखाना ही नहीं था। सशस्त्र संघर्ष तो खैर ये नहीं था, लेकिन ये केवल एक अप्रत्यक्ष युद्ध या एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि सबसे बड़ी चीज जो थी वो एक वैचारिक लड़ाई थी। वैचारिक लड़ाई यानी विचारों की लड़ाई थी। बिल्कुल सही है ये कथन। कारण, इसका वैचारिक लड़ाई कैसे थी? क्योंकि अमेरिका अपनी पूंजीवादी विचारधारा को और सोवियत संघ अपनी साम्यवादी विचारधारा को पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे, और चाहते थे कि पूरा विश्व जो है उनकी उन विचारधारा को अपनाने लग जाए। तो इस तरीके से शीत युद्ध जो था वो एक किसी भी प्रकार की लड़ाई से ज्यादा एक वैचारिक लड़ाई, अधिकतर एक विचारधारा की लड़ाई थी। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। कथन, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जापान की हार के साथ हुआ। कारण,
अगस्त 1946 में यूएसए ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। हम देखते हैं कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत 1945 में हुआ और ये जो अंत हुआ था वो जापान की हार के साथ हुआ था। कारण यहाँ दिया गया है कि अगस्त 1946 में यूएसए ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। यहाँ हम देखते हैं कारण सही नहीं है। यूएसए ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, लेकिन वो अगस्त 1946 में नहीं बल्कि अगस्त 1945 में गिराए थे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि कथन द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जापान की हार के साथ हुआ बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कारण गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि कथन सही है लेकिन कारण इसका गलत है। तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फोर्थ। कथन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनी। कारण इनके पास इतनी शक्ति थी कि वे विश्व युद्ध की किसी भी घटना को प्रभावित कर सकते थे। दोनों चीजें सही हैं, कथन भी बिल्कुल सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम देखते हैं कि केवल अमेरिका और यूएसएसआर ही थी, तो केवल दो ही थे जो महाशक्ति के रूप में उभरे थे और विश्व जो था वो हमारा द्विध्रुवीय विश्व में चेंज हो गया था, बदल गया था, द्विध्रुवीय हो गया था। कारण इन दोनों ही महाशक्तियों के पास इतनी पावर थी, इतनी शक्ति थी कि ये विश्व की किसी भी घटना को कहीं से भी प्रभावित कर सकती थी। तो इस तरह कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 5। कथन कहता है कि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियों ने अवरोध की नीति अपनाई। अवरोध यानी रोक और संतुलन की नीति। कारण दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की क्षमता इतनी होती थी कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता था। हम देखते हैं कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियों ने अवरोध की नीति अपनाई। अवरोध यानी रोक और संतुलन की नीति। दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ संघर्ष में उलझे हुए थे, लेकिन इस संघर्ष को दोनों ने उस हद तक नहीं पहुंचने दिया कि परमाणु युद्ध की शुरुआत हो। तो दोनों ने ही अवरोध यानी आपस में रोक की नीति अपनाई। क्यों अपनाई? क्योंकि इसका कारण बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि दोनों ही के पास एक दूसरे के मुकाबले इतनी क्षमता थी कि वो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो वो उनको कितना ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो दोनों ही पक्ष जो थे वो युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे और इसलिए दोनों ने ही किसी भी प्रकार के संघर्ष को युद्ध का रूप नहीं बनने दिया। इस तरह कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6। 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नियो को बनाए रखने के प्रयास मंद पड़ गए यानी धीमे पड़ गए। कारण विकसित देशों द्वारा इसका विरोध किया जाता रहा। हम देखते हैं कथन बिल्कुल सही है। नियो यानी नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को बनाए रखने की डिमांड गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा 1970 के दशक में उठने लगी थी, जब 72 में अंकटाड के सम्मेलन में इसे पहली बार स्वीकार किया गया था। और इसमें गुटनिरपेक्ष देशों ने मांग की थी कि पश्चिम के बाजारों तक उनकी भी पहुंच हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में उनकी भी भागीदारी हो, सस्ती कीमत पर उन्हें तकनीक उपलब्ध कराई जाए और उनके प्राकृतिक संसाधनों पर उनका अधिकार हो। ठीक है, तो इसे गुटनिरपेक्ष देशों ने नियो की डिमांड करनी शुरू करी। लेकिन हम देखते हैं कि 80 के दशक के आते आते लास्ट अंत तक आते आते नियो की जो मांग थी वो धीमी पड़नी शुरू हो गई, मंद पड़नी शुरू हो गई और गुटनिरपेक्ष देशों को अपनी एकता दिखाने के लिए ही काफी प्रयास करने पड़े। इसका रीजन क्या था कि विकसित देशों द्वारा लगातार नियो की मांग का पुरजोर विरोध किया जाता रहा। हर मंच से उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके कारण इसकी जो मांग थी वो धीरे धीरे मंद पड़ गई। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। 7वां क्वेश्चन। कथन कहता है कि वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया है।
कारण 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे। दोनों ही चीजें सही हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो आरंभ था वो 1960 के दशक में 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में, जो इसका पहला सम्मेलन हुआ था, वहां से हुई। और इनकी मुख्य मांग थी कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और दोनों ही गुटों के बीच शांति बनाए रखने का, मध्यस्थता कराने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से इनका आरंभ हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे 1900 खासकर 70 के दशक के आते आते हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक आर्थिक दबाव समूह बनना शुरू हो गया। आर्थिक दबाव समूह यानी उसने इकोनॉमिक मुद्दों में ज़्यादा मेन हो गए और उन्होंने इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसमें कि नियो की मांग एक प्रमुख मांग थी, जिसमें उन्होंने अपने लिए डिमांड्स करनी शुरू कर दी थी कि हमें भी जो है सस्ती कीमत पर टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जाए या पश्चिम के बाजारों तक हमारी भी पहुंच हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये आर्थिक दबाव समूह धीरे धीरे राजनीतिक दबाव समूह से आर्थिक दबाव समूह बनना शुरू हो गया। कारण 1970 के दशक के बीच तक आते आते आर्थिक मुद्दे मेन हो गए थे। दोनों ही सही है, कारण भी सही है, कथन भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 8, सोवियत संघ ने 1960 में क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। कारण सोवियत संघ ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। अब यहाँ हम देखते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि सोवियत संघ ने क्यूबा को अपना एक सैनिक अड्डा बनाया था, वहां अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात की थी और उसे सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया था। लेकिन कथन में जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां क्या लिखा है कि सोवियत संघ ने 1960 में क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। तो ये कथन गलत है, क्योंकि सोवियत संघ ने 1960 में नहीं बल्कि 1962 में क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी। तो कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर सी, कथन गलत है परंतु कारण सही है। क्वेश्चन नंबर 9, सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। कारण उस समय क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो थे। अब यहाँ हम देखते हैं, कथन भी सही है। 1961 में सोवियत संघ को ये चिंता सतानी स्टार्ट हो गई थी कि क्योंकि क्यूबा अमेरिका से सटा हुआ बिल्कुल छोटा सा द्वीप है और कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में कर ले। ये चिंता सोवियत संघ के नेताओं को 1961 में सतानी शुरू हो गई और जिसका ही परिणाम निकला था कि 1962 में उन्होंने क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि उस समय क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो थे। ये सही है कि उस समय क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो थे, तो कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या होगा कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो उत्तर बी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। कारण शीत युद्ध दोनों महाशक्तियों के बीच रक्त रंजित युद्ध का रूप था। अब हम देखते हैं, कथन बिल्कुल सही है। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, क्योंकि ये युद्ध एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था, ये संकट, जब ऐसा लगने लगा था कि अगर एक भी महाशक्ति ने आगे कदम बढ़ाया तो तीसरा विश्व युद्ध या परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। तो ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था, चरम स्थिति थी। कारण शीत युद्ध दोनों महाशक्तियों के बीच रक्त रंजित युद्ध था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि शीत युद्ध कभी भी रक्त रंजित नहीं रहा, यानी ये सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र युद्ध कभी भी नहीं रहा। तो हम क्या देखते हैं, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन पहले विश्व युद्ध की समाप्ति से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। कारण अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। यहाँ हम कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले विश्व युद्ध की समाप्ति से शीत युद्ध की शुरुआत नहीं हुई, बल्कि ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो हम क्या देखते हैं, कथन बिल्कुल गलत है। अब हम कारण पे आते हैं। अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? कथन गलत है लेकिन कारण सही है, तो ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन, कथन कहता है कि दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। सही है, शीत युद्ध ने ऐसे ही किया था। कारण, दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। कारण भी सही है, क्योंकि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में इससे पहले क्वेश्चन में देखा था कि शीत युद्ध जो था वो एक विचारधारा की लड़ाई भी थी, वैचारिक संघर्ष भी था, और दोनों ही महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। तो कथन भी सही है कि दुनिया दो गुटों में बट गई थी। शीत युद्ध दरअसल द्विध्रुवीय विश्व ही था। और कारण भी सही है कि दोनों ही महाशक्तियां विश्व को अपने अपने दायरे में लाना चाहती थी। ठीक है, तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गया। बिल्कुल सही है। पश्चिमी यूरोप के जो अधिकतर देश थे वो अमेरिका के साथ ही बने और उन्होंने पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया था, जबकि जो पूर्वी यूरोप के देश थे उन्होंने साम्यवाद को अपनाया और सोवियत खेमे में शामिल हो गए। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि इसीलिए ये खेमे पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन कहलाते हैं। ये भी सही है। पश्चिमी यूरोप यानी अमेरिका के पक्षधरों को पश्चिमी गठबंधन के नाम से जाना गया और समाजवादी यानी सोवियत खेमे के देशों को पूर्वी गठबंधन के नाम से जाना गया। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कहता है कि नाटो पश्चिमी गठबंधन से संबंधित था। बिल्कुल सही है, नाटो पश्चिमी गठबंधन से संबंधित था क्योंकि इसको किसने बनाया था? अमेरिका ने। और अमेरिका और पूंजीवादी विचारधारा के जो समर्थक थे उन्हें हम पश्चिमी गठबंधन के नाम से जानते हैं। तो नाटो पश्चिमी गठबंधन से संबंधित एक सैन्य गुट था। कारण, नाटो में कुल 12 देश शामिल थे। ये भी सही है, नाटो में 12 देश शामिल थे। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15, कथन कहता है गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता से नहीं है। बिल्कुल सही है, गुटनिरपेक्षता तटस्थता या पलायनवाद की नीति नहीं था। कारण, गुटनिरपेक्षता की नीति का अर्थ यह नहीं है कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखेंगे। बिल्कुल सही है। तटस्थता की नीति कहती है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों से बिल्कुल अलग रहेंगे। अगर उनके बराबर में पड़ोस में भी कोई खतरनाक घटना घट जाए तो भी उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन गुटनिरपेक्षता क्या कहती है कि हम तटस्थ नहीं है, अर्थात हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को अलग थलग नहीं रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो कुछ भी घटना घटेगी हम उसके सही और गलत के आधार पर उसके पक्ष और विपक्ष में निर्णय लेंगे। तो इस तरह गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है। तो हम क्या देखते हैं? कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा? ए। 16th क्वेश्चन, कथन कहता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के टीटो, भारत के नेहरू और मिस्र के नासिर की दोस्ती थी। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले शुरुआत इन तीनों ने ही आपस में बातचीत करके शांति के प्रति कदम बढ़ाकर ही की थी। कारण, इन तीनों ने सन 1955 में एक सफल बैठक की। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये बात सही है कि इन तीनों ने गुटनिरपेक्षता की शुरुआत की, शांति वार्ताएं आगे बढ़ाई, बाकी देशों को इकट्ठा किया, और इन तीनों ने आपस में एक सफल बैठक भी की थी। लेकिन ये बैठक 1955 में नहीं हुई थी, बल्कि 1956 में 1956 में हुई थी। तो इस तरह कारण गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा? कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 17, कथन कहता है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। बिल्कुल सही है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो था, आंदोलन का सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। कारण, पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए। ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी संधियों पर भेदभावपूर्ण होने के कारण हस्ताक्षर नहीं किए। कारण, एनपीटी और सीटीबीटी सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को परमाणु शक्ति संपन्न मानती है, लेकिन अन्य देशों को इसे हासिल करने से
रोकती है। तो हम देखते हैं दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सही है। कथन भी सही है क्योंकि भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी दोनों ही परमाणु निरस्त्रीकरण संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत मानता है कि दोनों ही जो संधियां हैं भेदभावपूर्ण हैं। ये देश को परमाणु शक्ति संपन्न और परमाणु शक्ति से विहीन देशों के बीच में बांट देती है। और ये जो संधियां हैं वो पहले से ही जो परमाणु शक्ति 1967 तक जिन्होंने परमाणु शक्ति हासिल कर ली थी, उन देशों को तो परमाणु शक्ति संपन्न मानती है, उन्हें परमाणु हथियार रखने की इजाज़त देती है, लेकिन बाकी देशों को इसे हासिल करने में, इसका परीक्षण करने पर रोक लगाती है। तो भारत का मानना है कि सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाए, या तो सभी को इसके लिए रोका जाए या सभी को इसकी इजाज़त दी जाए। ठीक है, तो भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी की संधियों पर भेदभावपूर्ण होने के कारण हस्ताक्षर नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि ये स्थायी सदस्यों को तो परमाणु शक्ति मानती है, लेकिन अन्य सदस्यों को इसे हासिल करने से रोकती है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करती है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए। क्वेश्चन नंबर 19, कथन कहता है कि छोटे देश महाशक्तियों के गुट में शामिल हुए। बिल्कुल सही है। जब नव स्वतंत्र देश थे, गुटनिरपेक्ष जो कुछ देश तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गए, लेकिन बाकी के जो देश थे और उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो अधिकतर देश जो थे वो बहुत छोटे छोटे देश थे, जो कहीं की दोनों में से किसी न किसी महाशक्ति में अपने आर्थिक फायदे और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, युद्ध से बचने के लिए किसी न किसी महाशक्ति में शामिल हो गए, यानी अपनी सैनिक सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए वो किसी न किसी महाशक्ति में शामिल हो गए। ठीक है, तो कारण कहते हैं कि अपनी सुरक्षा और महाशक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए। तो हम देखते हैं कथन भी बिल्कुल सही है, कारण भी बिल्कुल सही है, क्योंकि छोटे देश जो थे वो अपनी सुरक्षा के लिए ही महाशक्तियों गुट में शामिल हुए थे। तो कारण भी इसका बिल्कुल सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? आंसर ए, उत्तर ए। क्वेश्चन नंबर 20, कथन कहता है कि गुटनिरपेक्षता की नीति पलायन की नीति नहीं है। पलायन यानी भाग जाने की नीति। कारण गुट में सक्रिय रहकर मतभेद बढ़ाना है। तो यहाँ हम देखते हैं कथन बिल्कुल सही है। गुटनिरपेक्षता की नीति पलायनवाद की नीति यानी भाग जाने की नीति नहीं है। अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखने की, या युद्ध, कोई अंतर्राष्ट्रीय युद्ध होने पर उसके बारे में बोलने या सही गलत का साथ ना देने की नीति नहीं है। बल्कि गुटनिरपेक्ष जो देश हैं वो क्या कहते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से भाग भी लेंगे, और जो भी घटना घट रही है उसके सही गलत के आधार पर उसके पक्ष विपक्ष में निर्णय देंगे। तो ये पलायनवाद की नीति नहीं है। कारण कह रहा है कि ये लोग गुट में सक्रिय रहकर मतभेद बढ़ाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन है उसका उद्देश्य मतभेद बढ़ाना नहीं है, बल्कि मध्यस्थता कराना है। इनका लक्ष्य शीत युद्ध को खत्म करना और शांति को बढ़ावा देना तथा दोनों ही महाशक्तियों के बीच मध्यस्थता को बढ़ाना और बातचीत की रास्ते खोजना था। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 21, कथन कहता है कि भारत की नीति ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रियता की। बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत भी क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, तो इसकी नीति ना तो पलायनवाद की नीति है, ना ही तटस्थता की नीति है। तो ना तो ये नकारात्मक है, ना ही निष्क्रिय है, बल्कि ये सकारात्मक नीति है जो बाकी के देशों के बीच एक मध्यस्थता, एक पुल का काम करती है। कारण कहता है कि भारत के राजनयिकों और नेताओं ने शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद और मध्यस्थता कराने के प्रयास किए। ये भी बिल्कुल सही है। तो भारत की नीति ना तो नकारात्मक है, ना ही निष्क्रियता की, बिल्कुल सही है। और कारण कहता है कि इसने प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद और मध्यस्थता कराने के प्रयास किए। ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 22, कथन गुटनिरपेक्षता की ओर पहला अहम कदम बांडुंग सम्मेलन वर्ष 1955 के माध्यम से उठाया गया। बिल्कुल सही है। बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था, और इसी सम्मेलन में पहली बार गुटनिरपेक्षता की तरफ एक कदम बढ़ा था। इसे बांडुंग सम्मेलन को ही हम गुटनिरपेक्षता की नींव भी कहते हैं। ठीक है, कारण इस सम्मेलन में विश्व शांति और सहयोग संवर्धन संबंधी घोषणा पत्र जारी हुआ। ठीक है, इस बांडुंग सम्मेलन में ही विश्व शांति और सहयोग के बारे में घोषणा पत्र जारी हुआ, और इसमें शामिल देशों ने कहा कि हम विश्व में शांति के लिए प्रयास करेंगे और किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, और यही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तरफ पहला कदम था। तो हम देखते हैं कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो आंसर क्या होगा? ए।
क्वेश्चन नंबर 23, कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्पविकसित देश का दर्जा मिला। बिल्कुल सही है। हम इन गुटनिरपेक्ष देशों को एलडीसी के नाम से जानते हैं। एलडीसी यानी अल्प विकसित देश, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो ये इनको अल्प विकसित देशों का दर्जा दिया गया था क्योंकि इन देशों में आर्थिक विकास नाम मात्र को ही था, बल्कि ना के बराबर था, और ये देश अपनी पूरी तरीके से सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड थे। ठीक है, तो इन्हें अल्प विकसित देशों का दर्जा दिया गया था। कारण, इन देशों के सामने क्योंकि मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने और अपनी जनता को गरीबी से मुक्त कराने की थी। तो बिल्कुल सही है कारण भी। इन देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा दिया गया क्योंकि इन देशों के सामने अपना विकास करने की और गरीबी से मुक्त कराने की जो है मुख्य चुनौती थी, और इसी कारण इन्हें अल्प विकसित देशों का दर्जा दिया गया। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर ए। क्वेश्चन 24, कथन पूर्वी गठबंधन वार्सा संधि शीत युद्ध का ही एक भाग थी। हाँ, ये सही है। पूर्वी गठबंधन वार्सा जो थी वो एक सैन्य गुट था। वार्सा संधि एक सैन्य गुट था जो कि सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया, और ये शीत युद्ध का ही एक भाग थी। कारण, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था पश्चिमी गठबंधन नाटो में शामिल यूरोपीय देशों का मुकाबला करना था। बिल्कुल सही है। वार्सा संधि का लक्ष्य जो था वो था कि नाटो में शामिल जितने भी यूरोपीय देश हैं ये उनका मुकाबला करेगी। तो जाहिर सी बात है, जब ये मुकाबला नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करेगी तो ये शीत युद्ध का ही एक भाग थी। इस तरह कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 25, शीत युद्ध हथियारों की होड़ के साथ साथ हथियारों पर नियंत्रण का दौर भी था। ठीक है, तो कारण कह रहा है कि कथन कह रहा है कि शीत युद्ध जो था उसमें एक तरफ जहां दोनों महाशक्तियों के बीच हथियारों की होड़ लगी हुई थी, दोनों ही एक दूसरे से 10 गुना ज़्यादा क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में हथियार बनाने की होड़ लगी हुई थी, वहीं ये दौर एक ऐसा समय भी था जहां दोनों ही महाशक्तियां हथियारों के नियंत्रण के लिए भी प्रयास करने लगे थे। सीटीबीटी, एनपीटी, साल्ट 1, साल्ट 2 जैसी जो जैसी जो परमाणु निशस्त्रीकरण, परमाणु अस्त्र नियंत्रण जैसी जो संधियां बनी थी वो हथियारों पर नियंत्रण संबंधी संधियां ही थी। तो ये वो समय था शीत युद्ध जब दोनों ही महाशक्तियां हथियारों की होड़ में भी लगी हुई थी और साथ ही हथियारों के नियंत्रण पर भी। ठीक है, तो कथन बिल्कुल सही है। अब कारण कहता है कि शीत युद्ध के दौरान ही दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगाते हुए कुछ परमाणविक और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में संधियां की। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया एनपीटी, सीटीबीटी, साल्ट 1, साल्ट 2 जैसी जो संधियां थी वो का एक प्रयास थी, इसी की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम थी। ठीक है, तो दोनों ही महाशक्तियां जानती थी कि दूसरी महाशक्ति मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो सकती है। दोनों ही इस बात का अंदाजा लगा रही थी कि हो सकता है दूसरी मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, तो वो किसी भी प्रकार के युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। इसलिए एक तरफ जहां वो हथियारों की होड़ में संलग्न थी, संलिप्त थी, वहीं दूसरी तरफ वो अपने आप को हथियारों को सीमित और समाप्त करने की तरफ भी संधियां कर रही थी। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। कथन नियो की एक प्रमुख मांग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ाने को लेकर है। बिल्कुल सही है। नियो यानी नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, इसने जो कि गुटनिरपेक्ष देशों की, अल्पविकसित देशों की एक प्रमुख मांग थी, जिसको 1968 में स्वीकृति दी गई 1972 में। इसकी 4 मुख्य मांगे थी। एक, पश्चिमी देश इन्हें कम कीमत पर टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएं। दूसरी, अपने जो प्राकृतिक संसाधनों पर हमारा खुद का अधिकार होना चाहिए। पश्चिम के बाजारों तक हमारी भी पहुंच हो। और चौथी, इनकी डिमांड थी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में इनकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो कथन बिल्कुल सही है। इनकी एक मांग थी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं में गुटनिरपेक्ष देशों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। कारण क्या था इस मांग का? क्योंकि अभी तक विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी आर्थिक संस्थाओं में विकसित देशों का ही बोलबाला था, उनका ही परचम फैला रहा था। तो कारण भी बिल्कुल सही है, क्योंकि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं ही
और WTO जैसी संस्थाओं में ही व्यापार के नियम तय किए जाते थे, जिन्हें पूरा विश्व फॉलो करता था। इनमें आर्थिक नीतियाँ तय की जाती थी और इन प्रमुख आर्थिक संस्थाओं में पश्चिमी देशों का बोलबाला था, तो ये अपने ही तरीके से नीतियाँ बनवाती थी। तो गुटनिरपेक्ष देशों और विकसित देशों ने डिमांड की कि इन संस्थाओं में इनकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि इनके भी हित के लिए नियम बन सकें। ठीक है, तो कारण भी सही है, कथन भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 27, कथन कहता है कि सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में स्थिर हो गया था। बिल्कुल सही है। 1980 के दशक में आते आते 1985 जब गोरबाचेव ने गद्दी संभाली, तब तक आते आते हम देखते हैं कि सोवियत संघ बिल्कुल एक स्थिर हो गया था। इसकी अर्थव्यवस्था, इसकी राजनीतिक व्यवस्था, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था ठहर गई थी। ये पीछे पिछड़ गया था काफ़ी। कारण सोवियत व्यवस्था समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी। कारण सही है कि सोवियत व्यवस्था समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी। तो कथन भी सही है कि प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता आ गई थी, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सोवियत व्यवस्था समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी, इस वजह से प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में सोवियत संघ स्थिर नहीं हुआ था, बल्कि उसके अपने अंदरूनी मामले थे, जैसे भ्रष्टाचार का होना, हथियारों में लिप्त रहना, हथियारों की होड़ में लिप्त रहना और जनता को विचारों की आज़ादी ना देना, उन्हें अपनी अभिव्यक्ति वो नहीं कर सकते थे। अफगानिस्तान में सोवियत संघ का एक लंबा हस्तक्षेप, तो ये बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से सोवियत संघ जो था प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में स्थिर हो गया था। इसका कारण समाजवाद नहीं था। तो हम देखते हैं कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28, कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 5 नेताओं ने की थी। बिल्कुल सही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मुख्य जो संस्थापक थे 5 थे, 5 नेता थे। कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। ये भी सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो आंसर क्या होगा? बी। कथन कहता है कि अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मित्रतापूर्ण संधि की। ये बिल्कुल सही है। 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मित्रतापूर्ण संधि की थी। कारण बांग्लादेश संकट के समय भारत को राजनीतिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी। इसका कारण भी बिल्कुल सही है। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। उसी समय मतलब बांग्लादेश संकट हुआ, जिसमें भारत ने बांग्लादेश की मदद की और इस मदद का ही परिणाम रहा था पाकिस्तान का युद्ध। और उस समय भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक सच्चे मित्र की, जो कि उसको राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक तरीके से सहायता कर सके, और इसीलिए भारत ने सोवियत संघ के साथ एक 20 वर्षीय मित्रतापूर्ण संधि की थी। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30, कथन कहता है कि शीत युद्ध की वजह से विश्व 2 प्रतिद्वंदी गुटों में बंट गया। बिल्कुल सही है। शीत युद्ध का ही रिजल्ट द्विध्रुवीय विश्व का बनना था और ये 2 प्रतिद्वंदी गुट, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट में बट गया था। कारण गुटनिरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। ये भी बिल्कुल सही है। गुटनिरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नए छोटे छोटे देश आज़ाद हुए थे, बिल्कुल उनको एक तीसरा विकल्प दिया था गुटनिरपेक्षता के रूप में, कि ना तो वे साम्यवाद में शामिल हो सोवियत खेमे में, और ना ही वो पूंजीवादी खेमे में शामिल हो, बल्कि वो एक स्वतंत्र रहने का अपना तीसरा विकल्प चुने, और वो विकल्प था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। तो हम देखते हैं कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये फर्स्ट चैप्टर के जितने पॉसिबल कथन और कारण संबंधी क्वेश्चंस थे, ये यहाँ पर उनको डिस्कस किया गया है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके CBSE में काफ़ी आएंगे। इसी तरीके से आगे भी हम क्वेश्चंस करेंगे।